अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी में तो फिर हाजिर हैं। आज हमारे बड़े ही प्यारे और बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल ज़फ़र साहब जो जियो पॉलिटिकल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और इंटरनेशनल मामलात में क्या इस टाइम चीज़ें चल रही हैं, इन तमाम हवाले से हम सुहेल ज़फ़र साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। उमर गजाफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी एट योर शो। और हम वैसे भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया तारुफ थैंक्स का। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। अच्छा सर, जो इस टाइम मामलात चले, सबसे पहले हम बात कर लें गल्फ के हवाले से। गल्फ के हवाले से बहुत सी चीजें चली, जिस तरह पाकिस्तान ने सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट किया और जो ईरान के साथ मामला थे, जिस तरह पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी में अपना किरदार अदा किया। इस तमाम के बावजूद दोबारा एक जंग की सूरत हाल बनी हुई है, जिसमें जेडी वैंस खुद बताते हैं कि वो इसराइल उनको कितना धकेल रहा है इस तमाम चीजों में। उस हवाले से सबसे पहले तो इस टाइम जो गल्फ में सूरत हाल है, ईरान और सऊदी अरब के हवाले से बहुत सी चीजें, क्या असल में कॉन्फ्लिक्ट और ये चीजें चल क्या रही है इस टाइम? जी बिल्कुल, बज़ाहिर चीजें बड़ी फिक्रमंद और इस तरीके से कि हर तरफ एक फिक्रमंदी नजर आ रही है। मगर मैं आपको ये बताऊंगा कि ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं है। जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से। बज़ाहिर जो चीजें हैं वो खबरों में भी आ रही हैं, किस तरह की बम्बार्डमेंट हो रही है, कहाँ पे बम्बार्डमेंट हो रही है, क्या मामला चल रहे हैं। जैसे कि कोई जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, उसको असल में हमारा मकसद ये है कि हम बताएं कि आगे क्या चीज होने वाली है। चूंकि बिल्कुल। हमारे जो नाजरीन हैं वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं, उन्हें जो मारूजी हालात है उनका पता है। लेकिन उससे आगे चलते हुए इस वक्त मैं ये समझता हूं कि देखिए, जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया था वही किरदार आगे चलना है। अब वो कैसे? इस वक्त यकीनन बहुत स्केल अप हुआ है। मगर मैं आपको बताऊं, मैं दो वर्ड्स टर्म्स यूज करता हूं। एक तो मैं कंट्रोल्ड डिप्लोमेसी, और दूसरा ये जो सारा जो सिलसिला है ना, बड़ा स्टैगर्ड तरीके से है। और एक बात अगर मैं कहूं, जो मेन प्रॉब्लम दुनिया में आ रहा है मामलात को समझने का, वो ये आ रहा है कि जो सदर अमेरिका है उनके बारे में अक्सर और बेशतर जब गुफ्तगू शुरू की जाती है तो कहा जाता है कि वो तो बड़ी बहकी बहकी बातें करते हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। जब हम ये बिल्कुल। समझ लें कि नहीं, असल में चीजें वहीं से डायरेक्शंस हो रही हैं, तो फिर हमें चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं कि वो क्यों हो रही हैं। बिल्कुल। यहां पर हालात इस तरह की हैं कि बम्बार्डमेंट भी है और इस तरह की फिक्रमंदी भी है। मुजतबा साहब जो उनके फर्जंद हैं, अली खामेनाई साहब के, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि 3 दिन के बाद अगर आपने अपने हालात ना बदले तो मैं आपकी तमाम के तमाम सिविलियन और जंग का दायरा बढ़ा दूंगा। चलिए, ये भी सुन बिल्कुल। लिया, परेशानी हो गई। लेकिन ऐसा होने कुछ नहीं वाला। आप देखिएगा कि ये जो थोड़े, अच्छा एक और बात, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, दुनिया तो कहे, अब पाकिस्तान में भी कई लोग इसको कहने लग गए हैं, अरे साहब ये क्या लूजली वर्डेड बात है। मैं कहता हूं कि ये तो एक मास्टरपीस है। उसके 14 के 14 नकात देखिए, उनमें इतना लीवे है, इतना झोल है कि उनको लेकर हम किसी तरफ भी आगे चल सकते हैं। 5 नंबर के ऊपर प्रॉब्लम आई, ईरान ने उसको समझ लिया। उसने तो कहा था कि आपने बिल्कुल। इंतजामात करने हैं, उसको ये तो नहीं कहा था कि आपने प्रोजेक्टाइल मारने हैं जहाजों पे। बहरहाल उसने मारे। उसके बाद हम कह सकते हैं कि यूके मैरीटाइम वालों ने वो बात की। और हो सकता है कि हम ये कहें कि अरे साहब, अमेरिका भी थोड़ा सा रेस्ट्रेन कर लेता। अब जो होना है वो बिल्कुल। हो गया, वो चीज चल पड़ी। लेकिन इस वक्त लेवरेज अगर रह गया है मोहम्मद कजाफी साहब, एटॉमिक का कोई लेवरेज नहीं है। बार बार न्यूक्लियर की बात होती है। ये बात मैंने बहुत बिल्कुल। पहले कर दी थी, और आप यकीन कीजिए कि 3 रोज या 2 रोज पहले अमेरिका में भी अब ये बात की जा रही है कि हमें न्यूक्लियर पे ईरान से मुआहिदा या कोई और गारंटी लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में है। वो तो दबा पड़ा बिल्कुल। इस्फहान की पहाड़ियों में। लेवरेज क्या रह गया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, कि वहां से जहाज बिल्कुल। गुजरते हैं, और गली के नुक्कड़ पे खड़े होके कोई अगर पत्थर मार रहा है तो उस जाहिरी बात है कि वो वहां से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। इस पे कई लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे ही हैं। और खत्म मैं यूं करूंगा कि देखिए, अमेरिकन भी बैठे को प्लानिंग कर रहे होंगे। जो उसमें सुकम है, जो कमी है, जो अम्ब्रेला अभी नहीं पूरी तरह से दे पा रहे, चंद रोज में वो दे देंगे। तो फिर ईरान क्या करेगा उसके बाद? एक तो ये बात। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह हमने जो जेडी वैंस के हवाले से बातचीत की, जहां अमेरिका की आवाम को इतना कुछ पता लग गया है, सबको पता लग गया है कि इसराइल इसमें अमेरिका को धकेल रहा है। और वो अमेरिका जो फर्स्ट की पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप कहते थे अपने इलेक्शन से पहले, तो वो तो इसराइल फर्स्ट वाली पॉलिसी चल रही है इस टाइम। और जेडी वैंस के इस टाइम वो जिस तरह खुल के सामने है, क्या वजूहत है इसके पीछे? नहीं नहीं, जेडी वैंस ने बड़ी अच्छी बातचीत की। जेडी वैंस इन द थिक ऑफ द थिंग्स हैं। मगर आप देख लीजिए, जेडी वैंस हो, मार्को रूबियो हो, पीट हेग्सेथ हो, या उनके जो दूसरे लोग हैं सबके, हॉवर्ड लटनिक हो, जो लोग भी हो,
देखिए वो किस तरह से अपने प्रेसिडेंट के पीछे, जैसे कि एक टीम होती है, वो कहीं भी ये नजर नहीं आता। अपने व्यूज जरूर वो देते हैं, मगर वो कहते हैं, और उनका तरीका देखें, मैंने तो बहुत अरसे से इस तरह का तरीका किसी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं देखा। यस सर, इस तरीके से वो बात शुरू करते हैं और वो यही कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट ने हमें मैंडेट दिया। अब आ जाइए मोहम्मद कजाफी साहब, मुझे थोड़ी सी आप इजाजत दे दीजिए कि ये जो एक अमूमी ख्याल है कि जनाब उसको नेतन्याहू साहब आए और उस इसराइली वजीर आजम ने धकेल दिया। बिल्कुल कभी कभार कोई चीज ऐसी हो जाती कि मारो लागो में आई और फिर 28 तारीख को मामलात हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अब इसराइल के कंट्रोल में अमेरिका के मामलात हैं। वो एक बात होनी थी, वो हो गई, हमें आगे देख के भागना, हमें पीछे नहीं देखना। अब तो हम जुलाई में आ चुके हैं। इस वक्त तमाम हालात मेरी नजर में अमेरिका के अपने तरीके से चल रहे हैं। ये देखिए इसराइल को भी किसी हद तक संभाला हुआ है, वो लेबनान में आप देख लीजिए, वहां भी उन्हें आपस में बिठाया हुआ है। मामला तो यहाँ ईरान ने कर दिया। और अच्छा, मैं जेडी वैंस की बात आपने पूछी, वो मैं करता चलूं, क्योंकि अक्सर ये होता है बहुत सी चीजें हो रही होती है, दिल चाहता है कि आपके प्रोग्राम में सभी बातें की जाए। जेडी वैंस ने बिल्कुल ये सब कुछ कहा और उन्होंने ये बात की, क्योंकि उनके बारे में भी इस किस्म के रवैये आ रहे हैं ना। और हो सकता है कि आइंदा 2 सालों में एक खामोश सा मुकाबला तो है ही है मार्को रूबियो और जेडी वैंस का। वो मालूम नहीं होता कि एट द एंड ऑफ द डे फिर कोई और तीसरा कैंडिडेट ही सामने आ जाए। तो लिहाजा इन चीजों को देखते हुए उन्होंने उसको मिटिगेट करने के लिए सारी बातें की कि नहीं नहीं देखिए, हमने तो इसको बड़े अच्छी और नेक नियति से आगे किया और अपना एक व्यू पॉइंट उन्होंने दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो आप ये देख लीजिए कि हालात में जो मेन अगर कोई ऑर्डर देने वाला शख्स है तो वो तो फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ही कमांडर इन चीफ है, वो इस चीज के ऑर्डर्स दे रहे हैं और वो इसको लेके आगे यूं चलेंगे। आपने जो अमेरिका की बात की, वहां एक लफ्ज कहा जाता है कि पेरोकियलिज्म। अमेरिका के अंदर तो एक स्टेट और दूसरी स्टेट के अंदर भी अक्सर और बेशतर ये नहीं पता होता कि वहां पे क्या हो रहा है। और आपको मैं बताऊं जी कि जो चीजें वहां यहाँ दुनिया में रूनुमा हो रही होती हैं, उन्हें एक बड़ा अच्छा सा रंग देके उसको बड़े अच्छे तरीके से डोमेस्टिक ऑडियंस को पेश कर दिया जाता है। यहाँ बैठे हुए हम ये कह रहे होते हैं कि ओहो हो वहां तो पेट्रोल महंगा हो गया, वहां तो देखिए वहां लोग बड़े हाई ऑक्टेन्स और ये सब डलवा रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां और सारा कुछ। तो वो थोड़ा सा फिक्रमंद होते हैं कि ओहो पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन फिर उसके फौरी बाद वो अंडों की और बीफ की और इस तरह की फिक्र करना शुरू कर देते हैं, फिर बोट लेके वो सैर के लिए निकल जाते हैं। तो एक तो ये कि ये ओवर प्लेड है कि वहां पर मामला तो बहुत खराब हो गए अमेरिका के अंदर। मैं तो इस सारी चीज को यूं ही देखता हूं, और जो अभी तक जो चीज ज्यादा समझ नहीं आ रही जिस पे बात होनी चाहिए, जिसको सुलझाना चाहिए कि ईरान ने सब कुछ क्यों किया है। पाकिस्तान ने एक इंतहाई शानदार काम उन्हें करके दिया। हमने यहाँ पूरा मैदान सजाया उनके लिए, उनको एक कमरे में बिठाकर इतना खूबसूरत एमओयू करके दिया जिसमें उनके लिए दौलत ही दौलत है, इकोनॉमी ही इकोनॉमी है। मुझे तो ये लगता है कि शायद ईरान के हालात अभी बेहतर हैं, उनको कोई ज्यादा बिल्कुल मुश्किलात नहीं है, इसीलिए शायद वो ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा ईरान के हवाले से बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने भी अभी जो मौजूदा यमन और ये सारे मामला चले हैं उसमें ईरान को पाकिस्तान ने खुले अल्फाज में ये भी रिसेंटली कहा है कि हम हमारी सऊदी अरब रेड लाइन है। इसकी क्या वजह पेश आई कि क्यों हमने खुलेआम सऊदी अरब के साथ जाने का फैसला किया? हमारा डिफेंस पैक्ट भी है, वो भी अपनी जगह पर है, तो लेकिन पाकिस्तान ने जो ये चीजें की हैं इसके पीछे क्या वजूहात है? मुअम्मर गजावी साहब, आपने बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा शानदार नुक्ता उठाया और बहुत ही अहम पॉइंट। मैं ये बता दूं जी, इसके ऊपर अमूमी तौर पे ये बात हो रही है कि हो अब तो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट है, जैसे ही किसी ने ईरान ने या किसी ने कुछ किया और पाकिस्तान को उनके ऊपर हमला करना है। मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान को आज से सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट में थोड़ा ही है। असल में हमारे जो सब जनरेशन आ रही होती है और याददाश्तें होती है, वो पीछे से लेके आनी होती है। सऊदी अरब के साथ अगर पाकिस्तान का पैक्ट है तो वो इसलिए है, जैसे ये तो नहीं मैं कहूंगा कि एक बड़ा भाई, मैं ये कहूंगा जैसे एक दोस्त होता है। पाकिस्तान एक दोस्त है, पाकिस्तान के होते हुए वहां पाकिस्तान का एक सूदिंग फैक्टर है। ना ईरान कुछ ज्यादा बात करेगा, ना सऊदी अरब करेगा। और आपको याद होगा, मैं बल्कि याद कराऊं कि 2015-16 में यहां से कहा गया था कि पाकिस्तान अपनी फौजें यमन में भेजे, तो पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पाकिस्तान वहां गया था और एक वाकया मुझे याद आ रहा है, सुनाने दीजिए। हमारे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हुआ करते थे, वो वहां गए और वो वहां जाकर अब्दुल फताह सीसी भी और जॉर्डन वाले भी और दूसरे सब लोग तकारीर कर रहे थे, क्योंकि वो उस वक्त ईरान के खिलाफ था। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल आराम से बैठे रहे थे। यहाँ लोगों ने बातें की, 2017 की 16 की बात है कि ओहो देखें जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई लिफ्ट ही नहीं मिली है। तो मैंने उस वक्त लोगों को बताया ऐसा नहीं है। जब आप एक ऐसे दोस्त के घर जाते हैं, दो दोस्तों के यहाँ, एक दोस्त की दूसरे दोस्त से लड़ाई है, तो आप ये नहीं करते कि वहां बैठ के उसके खिलाफ बातें करते हैं। आप खामोशी से उठ के आ जाते हैं, उसको समझा के आ जाते हैं। तो लिहाजा मैं ये बात तो यहाँ पे नुक्ते पे खत्म करूंगा कि कोई फिक्र की बात नहीं है। पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि पाकिस्तान कोई एक्टिव उसमें रोल प्ले करेगा। हाँ देखिए, डिटेरेंस एक चीज होती है दुनिया में।
डिटेरेंस जो है वो एक बड़ी ऐसी चीज है दुनिया में। हम कई दफा कहते हैं ना हथियार क्यों जमा कर दिए गए, तो ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के हथियार या पाकिस्तान के JF-17 या दीगर इन्फेंट्रीज या और कोई भी चीज वहां चली गई है तो वो एक सूदिंग इफेक्ट के लिए है, हालात को अपनी जगह कायम रखने के लिए है, इसलिए नहीं कि हम किसी के खिलाफ किसी के साथ मिलकर एग्रेशन करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस तमाम में अगर हम एक चीज देखें, जहां इजराइल अमेरिका को इस जंग में घसीट के लाया, खींच के लाया ईरान के साथ, वहां पर पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान में मामला चल रहे हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं वहां मुसाद एक्टिव है। बलूचिस्तान में जो ये मौजूदा सूरत हाल है, वहां पे मुसाद, रॉ, इंडिया और इजराइल की मिली भगत से ये तमाम चीजें चल रही हैं जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, और ये ग्रेट गेम ऑफ जो इस टाइम ग्रेट गेम चल रही है उसका पार्ट बना हुआ है। आपने बहुत, ये भी बड़ा ही अहम नुक्ता है और मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर बात जरूर की जाए। मैं खुद बलूचिस्तान में कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा कि कुल 10 साल मैं वहां पर रहा, और जितना मैं बलूचिस्तान के साथ एक मोहब्बत भी, और वो मैं आपको अगर एक इसको ये कहिए कि मुंतज करूं और इसको एक कूजे में बंद करूं ना जी, तो वो बात शायद कुछ लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन बड़े अदब और एहतराम के साथ हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बलूचिस्तान के साथ जब भी मामलात करती रही है, वो वाया वहां के जो लोकल लोग होते हैं पॉपुलेशन के साथ, जैसे ना पंजाब के अंदर पॉपुलेशन के साथ डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट, उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट, वहां कांटेक्ट बहुत कम है पॉपुलेशन के साथ, और कुछ लोग की जो ऑफ कोर्स द सरदार्स और द अदर पीपल, उन लोगों के जरिए तमाम फंड्स और तमाम डेवलपमेंट होती है। एक तो फौरी तौर पर इस चीज को खत्म करें, वहां जाकर बैठकर और वहां के लोगों को करें। लेकिन आपने बड़ा नुक्ता उठाया, हालात होते होते ये वजह थी जिसकी वजह से खराब होना शुरू हुए, और अब जब आपको पता है कि ज्यादा खराब हो जाएं, फिर बैरूनी कुव्वतें, भारत के बारे में तो मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के बारे में व्हाटएवर इज द प्रॉपर नेम जो वो पसंद करते हैं, लेकिन बिल्कुल बरमला कहने की बात है। और जिस रोज जाफर एक्सप्रेस पे मामला हुआ था, वो तो मेरे लिए जाती तौर पे एक बड़ा ही उस रोज मेरा भी एतमाद शटर हो गया कि ये क्या हुआ कि ये यहाँ ट्रेन के ऊपर इस तरीके से। और देखिए पाकिस्तान ने तो कोई ऐसा काम इंडिया के साथ या और कहीं कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं की, बल्कि उसको खामखा घसीटा गया, इतना पीसफुल रहा। अब हमने इसको कैसे देखना है? आपने जिक्र किया मोसाद भी आ गया, आपने जिक्र किया और भी बैनुल अक़वामी एजेंसियां। मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की जो ये सब इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो यकीनन वहां पर एक अरसे से उनका अमल दखल है, लेकिन बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन फौरी कोई मोसाद की हो जाना उसकी तो शवाहिद अभी नहीं है। अभी तो ये है कि अलबत्ता जो BLA बजाते खुद जिस तरीके से चली आ रही थी, और मजीद ब्रिगेड, और उन्होंने अपने नौजवानों में थोड़ा सा ज्यादा इस चीज को बढ़ा दिया, मेरी नजर में अभी ये कंट्रोल हो सकता है। पेनिट्रेशन उतनी ज्यादा नहीं है, गो हम सुनते हैं और इस बात का यकीनन कुछ ना कुछ सबूत भी हैं कि अफगानिस्तान में अब सिर्फ वो बात नहीं रही कि हम भारत और अफगानिस्तान की कोई बात करें, अब और बैनुल अक़वामी कुव्वतें भी अफगानिस्तान के अंदर जिनका कि आपने जिक्र किया वो आ चुकी हैं। लेकिन खत्म मैं ये करूंगा, अभी बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है। दिल जमई से वहां जाकर बैठकर अवाम को एंगेज करें तो यकीनन बलूचिस्तान का कोई ऐसा मामला नहीं है, उसको हम संभाल सकते हैं, और ये पहले भी हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह ये ऑपरेशन और इंटेलिजेंस बेस बेशुमार ऑपरेशन और ये चीजें होती हैं, अभी रिसेंटली बताया गया कि वहाँ ऑपरेशन शुबान जारी है, तो क्या इन ऑपरेशन से नताइज आ सकते हैं, नताइज पॉजिटिव हासिल हो सकते हैं? जी, बड़ा मेरी बड़ी गुफ्तगू रहती है ऑफ कोर्स द मिड लेवल और जो हमारे आर्मी के अफसरान और दूसरे लोग सारे के सारे, और यकीनन वो एक बड़े जज्बे के साथ वहां गए होते हैं। मगर मैं एक बात बताऊं, इतनी एलियनेशन है हमारे यहाँ एक जो बलूचिस्तान के बारे में ना, देखिए मेरे ये व्यूज इसलिए हैं कि मुझे मौका मिल गया कि मैंने, बहुत कम लोगों के पास ये मौका होता है कि वो सारे सूबों में अपनी जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं एजुकेशन है या जिस हवाले से भी बाहर रहे हों। होता ये है कि हमारे लोग जो हैं वो भी पैरोकियलिज्म का शिकार हैं कि एक शहर के अंदर अगर लाहौर का कोई है या किसी और जगह का है, और ये नेचुरल सी बात है। तो हमारे यहाँ तो बहुत अभी रिसेंटली बलूचिस्तान बलूचिस्तान सब कहते हैं, जब कब से उन्होंने नाम के अंदर ओ कर दिया, हमारे आर्मी के कई सीनियर लोग भी ये कह रहे होते हैं। मैं ये समझता हूँ जी कि आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया कि अभी वहां ना थोड़ी सी जिसे कहिए पॉलिसी की कैलिब्रेशन करने की जरूरत है, थोड़ा सा वहां पर जरा ज्यादा समझबूझ की जरूरत है, और थोड़ी सी यकीनन इसमें थोड़ी सी कोताही है। और जो हमारे लोग वहां, ये समझ लीजिए कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्हें थोड़ा सा लोगों के साथ और ज्यादा इंटरेक्ट करके और उनको समझने की जरूरत है। बहुत से लोग हमारे यूं समझते हैं कि शायद वहां कोई लोग इस तरह के बसते हैं कि जो बिल्कुल ही अनफ्रेंडली हैं, जबकि असल में हकीकत इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। आप कोयटा चले जाइए, सिब्बी चले जाइए, खारान चले जाए, खुजदार चले जाए, तूलो अर्ज में बलूचिस्तान के चले जाए,
और फिर ये कि आज की दुनिया में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो अपनी जगह, ये जो डैमेज मिटिगेशन के बड़े तरीके हैं तो यूनिवर्सिटियों में चीजें पढ़ाई जाती हैं। मैं ये देख रहा हूं कि शायद हम तो सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं, जो हमारे माहिरीन हैं, जो एनडीयू है, जो और जगह हैं, वहां पर कोई जबरदस्त किस्म की ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए, कुछ ऐसे तरीके किए जाए जिनसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो बलूचिस्तान के अंदर, वहां के बिल्कुल लोगों के करीब आए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें चाहिए कि अपने जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के लोगों को स्पेस दी जाए और उनको करीब लाया जाए और उनसे बात की जाए, और किसी भी जंग का आखिरी जो हल होता है वो टेबल टॉक्स पे ही जंगों का सॉल्यूशन निकलता है, और इसका भी यही इसी तरह सॉल्यूशन निकलेगा। जहाँ ऑपरेशन और चीज़ें जारी हैं वहाँ बात भी करनी चाहिए। फिलहाल नाज़िम मोहम्मद कज़ाफ़ी को और सुहेल ज़फ़र साहब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।